सुप्रभातम। लाल किले पर चले मुकदमे में आईने के अधिकारियों को रिहा कर दिया गया। मेरे भाई बसंत कुमार ने रिहा होने के पश्चात संन्यास्त जीवन व्यतीत करने का निर्णय ले लिया। मुझे कुछ दिन तक कलकत्ता के जेल में रखने के बाद अंडमान में भेज दिया गया। सेल्युलर जेल की कोठरियों में रखा गया, जहां राजनैतिक महिला अपराधियों को रखा जाया करता था। रात को 10 बजे मुझे एक कोठरी में बंद कर दिया गया। कोठरी में ना तो चटाई थी ना कंबल। मेरे मन में चिंता हो रही थी। भारत के मुख्य भूमि से दूर इस अज्ञात भूमि में रहकर माँ भारती को मैं आजाद कैसे कर पाऊंगी। ओढ़ने और बिछाने के लिए भले ही कुछ ना मिले, लेकिन आजादी के जंग से जुड़े नेताजी का स्वप्न अवश्य साकार होना चाहिए। विचारों की श्रृंखला शुरू ही थी। जमीन पर ही मैंने लोट लगाई। ना जाने कब निद्रा देवी मुझ पर प्रसन्न हो गई। मध्य रात्रि के समय पर एक पहरेदार बिना कुछ बोले 2 कंबल मेरी कोठरी में फेंक कर चला गया। भयावह शांतता में कंबल का गिरना और नींद का टूटना बस एक ही साथ हुआ। नींद टूटने पर बुरा तो जरूर लगा, परंतु कंबलों को पाकर थोड़ी राहत भी मिल गई। मेरे मन में विचार आया, हाथ और पांव से जकड़ी ये बेड़ियों की मुझे चिंता नहीं, चिंता तो माँ भारती से जुदा होने की थी। दूसरे दिन सूरज निकलते ही मुझे खिचड़ी खाने को दी गई। थोड़ी ही देर में लुहार आ गया। हाथ की सांकल काटते समय उसने थोड़ा सा चमड़ा भी काट दिया, लेकिन मैंने उफ तक नहीं किया। परंतु पैरों से जकड़ी बेड़ी काटते समय 2-3 बार जोर जोर से हथौड़ी से मेरे पैर की हड्डियों को वो मारा जा रहा था, मानो वह हड्डी की जांच कर रहा था कि वे कितनी पुष्ट हैं। दुख से कहराते हुए मैंने कहा, अरे तुम क्या अंधे हो जो मेरे पांव पर मारे जा रहे हो? अरे तू तो कैदी है, कैदी। पैर तो क्या, मैं तेरे दिल पर भी मार दूंगा, क्या कर लोगी? मैं तो बंधन में हूं तुम्हारे, कर भी क्या सकती। गुस्से में आकर लुहार पर थूकते हुए मैंने कहा, औरतों की इज्जत करना सीखो। जेलर भी साथ थे। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, यदि तुम नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ है ये बता दोगे तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। हमारे नेताजी मेरे दिल में अब भी जिंदा है। जेलर गुस्से से आग बबूला हो गया। मेरे आंचल पर हाथ डालकर मेरे आगी को फाड़ते हुए उसने लुहार की ओर संकेत किया। लुहार ने बड़ी निर्दयता के साथ एक बड़ा सा जंबूर जैसा औजार हाथ में ले लिया। फुलवारी में जो अक्सर बढ़ी हुई पत्तियों को काटने के काम में आता है। ब्रेस्ट रीपर को उठा लिया। मेरे दाएं स्तन को उसमें दबाकर काटने चला, लेकिन उसमें धार ही नहीं थी। औजार तो छोटा था। स्तनों में औजार दबाने के कारण मुझे असहनीय पीड़ा हो रही थी। जेलर ने मेरी गर्दन कसकर पकड़कर कहा, याद रखो, फिर जुबान लड़ाई तो तुम्हारे दोनों गुब्बारे छाती से अलग कर दिए जाएंगे। फिर एक चिमटा नुमा हथियार मेरे नाक पर मारते हुए कहा, शुक्र मानो हमारे रानी विक्टोरिया का इसे आग से नहीं तपाया। आग से तपाया होता तो तुम्हारे ये दोनों स्तन पूरी तरह से उखड़ जाते। नीरा जी पर बीते इस एक ही परिदृश्य की कल्पना से हम आज भी कांप उठते हैं। इतनी दर्दनाक यातनाएं सहन करने के बावजूद
स्वाधीनता के पश्चात इस महायोगिनी ने ना तो पैतृक संपत्ति पर अपना हक जताया, ना ही पेंशन की मांग की। जीवन के अंतिम दिनों में हैदराबाद के सड़कों पर फूल बेचकर फलकनुमा इलाके में झोपड़ी में रहकर नीरा जी ने अपना गुजारा किया। सरकारी कामकाज के लिए बाद में यह झोपड़ी भी तुड़वा दी गई। गरीब, गुमनाम, असहाय, निराश्रित वृद्धा के रूप में 26 जुलाई 1998 में नीरा जी ने मौत को आलिंगन दिया। शहीदों के कफन को बेचकर भी अपने मकबरे चमकाने वालों ने नीरा जी को विस्मृति के पर्दों में डाल दिया। चीनी फिल्मकार ज़ैंग हुई हुएंग गेसी तेजपाल सिंह धामा के पुस्तक फर्स्ट लेडी स्पाई पर फिल्म बनाने जा रही हैं। उसके पहले ही इस रणरागिणी को लोकप्रिय कर हम अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि समर्पित करें, ताकि हमारे विस्मृति का परिमार्जन हो। अप्रतिहत शौर्य, अतुलनीय त्याग, अद्वितीय सहनशीलता की मिसाल इस वीरांगना नीरा आर्य को कोटि कोटि प्रणाम।